Hello everyone. In today's class, we'll be talking about electric field due to a group of charges, as you can see. Uh, by group of charges, I mean like single charge or a pair of charges or sometimes like more than two. So the fact is that वैसे इसको सॉल्व करना काफ़ी इजी होता है बट द इशू विद दिस सिचुएशन इज जो मतलब आईआईटीज वगैरह में पूछा जाता है वो फील्ड नहीं पूछी जाती, उससे रिलेटेड प्लॉट पूछा जाता है और फिर उसके बाद उस प्लॉट को स्टडी करने के लिए कहते हैं आपको, फिर उसका नेचर बताने को कहा जाता है एक्सेट्रा. सो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट प्लॉट इन अ बिट डिटेल एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो प्लॉट कैसे बनाया जा सकता है. सो लेट्स कंटिन्यू. When we talk about a single point charge, this we have discussed before also, that if we have a point charge somewhere here, तो इस point charge की वजह से अगर मुझे r distance apart कोई एक field calculate करनी है तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि let's say यहाँ से मैंने एक for example यहाँ पे मैंने एक point charge लिया, इससे r distance apart मैंने यहाँ पे एक मुझे एक field plot करनी है. तो बेसिक मेथड ये होता है कि आप वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज प्लेस करो, दैट इज क्यू नॉट, और उस टेस्ट चार्ज के ऊपर आप फोर्स कैलकुलेट करो. तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्यू नॉट चार्ज ये भी पॉजिटिव है. So this is going to push it. Remember the test charge is very small and its limit means it is tending to zero, the magnitude. So the force जो इसमें हम calculate करेंगे, that force will come out to be as k, which is the constant q naught by r square r cap. This r cap denotes the radially outward direction in general. And to find out the field, basically what we have to do, we have to find out like limit q naught tending to 0, which is f per unit q naught. That means we are trying to find out force per unit charge. इस चीज को समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे हम निकाल क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट यूनिटरी चार्ज अगर वहां होता तो उस पर कितना फोर्स लगता. वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट, मतलब हम हमेशा ये कोशिश करते हैं निकालने की कि यूनिट वैल्यू पता चल जाए. जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदते हो या किसी भी चीज़ की वैल्यू पता करना चाहते हो तो यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट यूनिटरी. अगर आपको सिंगल का पता चल जाएगा तो जितने का भी निकालना है आप उससे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो फील्ड का बेसिक काम वही होता है. सो इफ वी डिवाइड इट वी इफेक्टिवली गेट इज लाइक 1/4 pi epsilon naught which is the constant k q over r square r cap. q over r square r cap. r cap denotes the direction. अब ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसको कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं like 1/4 pi epsilon naught q over r square. Instead of r cap they represent it as vector r over magnitude का. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, it is just a way of representation. यहाँ पे बस वेक्टर आर इन्वॉल्व हो गया तो जब ये मैग्नीट्यूड आ रहा है ये भी मैग्नीट्यूड आ रहा है तो ये क्यूब बन जाएगा. इसका ये मतलब नहीं है कि फील्ड क्यूबिक प्रोपोर्शन में है, इट इज स्टिल इन द स्क्वायर प्रोपोर्शन ओनली, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. यहाँ पे ये आर वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है. जहाँ हम आर कैप लिखते थे उसकी जगह हमने उसको ओपन करके लिख दिया, तो इट्स नथिंग लाइक दैट, it's no big deal. So field basically is denoted by this 1/4 pi epsilon naught q by r square. This is the magnitude, not the direction. But if we do the graphical analysis of the field, so just imagine, मतलब समझने की कोशिश करना कि मान लो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट चार्ज रखा है, इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ मुझे फील्ड कैलकुलेट करनी है. तो इट्स अ 3 डायमेंशनल सिस्टम, रिमेंबर दैट. मैं इस 3 डायमेंशनल सिस्टम में मैं सिर्फ एक एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूँ, x. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक y, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट z. दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन. नाउ यहाँ एक और चीज़, जब हम 3D में बात करते हैं तो ये कॉमन कन्फ्यूजन होता है. x y z जब ये रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये ध्यान रखना, आप किसी भी एक्सिस को कैसे भी नहीं प्लॉट कर सकते हो. देयर हैज टू बी अ रूल. वेक्टर्स में आपने पढ़ा होगा राइट हैंड थंब रूल, वो फॉलो होना चाहिए. यू प्लेस योर फिंगर्स, राइट हैंड्स फिंगर्स टुवर्ड्स x, कर्ल इट टुवर्ड्स y, और फिर वो जो थंब है वो z की तरफ पॉइंट होना चाहिए. तो आप इसे ऐसे नहीं कर सकते हो. इफ यू कैन नॉट सिंपली मार्क इट एज x y z. क्यों? क्योंकि जब मैं x से y की तरफ फिंगर्स कर्ल करूंगा तो z विल कम एज डाउन, नीचे की तरफ आएगा वो. तो ये ध्यान रखना, ये रूल इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लॉट कर रहे होते हो. तो एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज है और इस चार्ज को मुझे ये कैलकुलेट करना है कि इस चार्ज की वजह से जो फील्ड आ रही है उसकी वेरिएशन क्या है. तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू इमेजिन, ये चार्ज है, इसकी वजह से चारों तरफ फील्ड निकल रही है लाइक इन ऑल डायरेक्शंस. मैं इसकी फील्ड की वेरिएशन यानी इसके फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में देखना चाहता हूँ, एक्स में कितना है. तो अगर ये एक्स एक्सिस है पूरा और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है तो यहाँ पे फील्ड की कुछ स्ट्रेंथ होगी, यहाँ पे भी फील्ड की कुछ स्ट्रेंथ होगी, यहाँ पे भी फील्ड की कुछ स्ट्रेंथ होगी, और जैसे जैसे मैं दूर जाता जाऊँगा फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी और जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, आउटवर्ड. इफ यू टॉक अबाउट दिस पॉइंट, अगेन यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे और कम हो जाएगी, और डायरेक्शन इस तरफ होगी. ऊपर बात करें अगर मान लो y एक्सिस के अंदर, तो यहाँ पे ज़्यादा होगी, फिर कम होगी, फिर कम होगी, एंड सो ऑन, इट गोज लाइक दैट, सेम वे. एंड द सेम वे z में भी ऐसा ही होगा.
और सिर्फ एक्स वाई जेड में नहीं, आप कोई भी आर्बिट्ररी एक्सिस ले लोगे उसमें ऐसा ही होगा कि फील्ड की वेरिएशन इस अकॉर्डिंग चेंज होगी। एंड वी टॉक अबाउट अ पॉइंट, इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं, और फिर वो इस अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, बट इधर डायरेक्शन इस तरफ है और इधर डायरेक्शन इस तरफ है, तो लेट अस अज्यूम कि मैं इसको पॉजिटिव एक्स मान रहा हूँ, इसको नेगेटिव एक्स मान रहा हूँ, दैट्स अप टू मी। आप किसी को भी मान सकते हो, यू कैन इवन से इट लाइक एज ऑपोजिट। सो यहाँ पे जैसे जैसे हम बिल्कुल जब r टेंडिंग टू 0 पे आते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट is 1/4 pi epsilon naught q over r square. This is the result. If r is tending to 0, that means r basically we are talking about x. x अगर tending to 0 है, तो this term is tending to infinity. That means the magnitude of the electric field is going to be infinity. Infinity means you cannot reach up to that level. It's something like मीन्स माई टीचर यूज टू से दैट कि अगर आपको इन्फिनिटी को समझना है तो उसको ऐसे समझो कि आप एक बहुत बड़ा नंबर सोचो, जितना बड़ा नंबर सोच सकते हो उतना बड़ा नंबर सोचो, उससे थोड़ा सा बड़ा वो इन्फिनिटी है. सो इट्स लाइक दैट. सो what we represent, like if we plot it, so electric field, if we are plotting with respect to x, so at x0 electric field is maximum, which is infinity. So that means there is no point where it is going to touch, because अगर मैं किसी भी पॉइंट पे कट कर दूंगा तो इसका मतलब वो फाइनाइट हो गया, तो इन्फिनिटी. बट जैसे जैसे r बड़ा होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल करना शुरू हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल करना शुरू हो जाएगा तो ये फॉल करता 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 जब r टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और फिर ये कर्व कुछ इस तरह से आ जाएगा. ये इनवर्स प्रोपोर्शन रिलेशन है, इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शन रिलेशन है. It's like we normally call it the hyperbola or rectangular hyperbola. It goes in this manner. ये इस तरफ. सेम वे जब मैं दूसरी तरफ प्लॉट करूंगा तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का ग्राफ है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट द मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा इस तरह से. बट अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का ग्राफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अब नेगेटिव हो रहा है. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो रहा है तो मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, मतलब पैटर्न तो वही फॉलो होगा, बट डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी. ये ध्यान रखना, ये ई वेक्टर का कर्व है, इट इज गोइंग इन दिस पर्टिकुलर मैनर, ये इस तरफ मूव कर रहा है. यहाँ ये ई लेस देन 0 का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लेस देन 0 है, मैग्नीट्यूड कभी लेस देन 0 हो ही नहीं सकता. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की वजह से वो नेगेटिव आ रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. और वैसे तो ये कंपैरिजन ही एक तरीके से गलत है, यू कैन नॉट से दैट ई इज लेस देन 0, there cannot be the magnitude. E vector basically is negative, that is what we represent, or that is what we mean by saying this. So this is the result, this is the curve, it's going to be like that. If we talk about negative q, same यही चीज़ होगी, but अब कर्व इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव q के इस तरफ, नेगेटिव q के, अगर मान लो नेगेटिव q के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव q में यहाँ पे अगर मैं चार्ज रख रहा हूँ, यानी यहाँ पे फील्ड निकाल रहा हूँ, तो फील्ड इनवर्ड होगी, इस तरफ आएगी, और इस तरफ की डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव कहा था. रिमेंबर वन मोर थिंग, वेक्टर में चाहे वो यहाँ रखा हो चाहे वो यहाँ रखा हो, दैट मीन्स वो यहाँ रखा हो चाहे यहाँ रखा हो, अगर डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है. ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव एक्स पे रखा हुआ है तो नेगेटिव हो जाएगा. प्लेसमेंट वेक्टर में मैटर नहीं करती, आप किसी भी वेक्टर को कहीं से उठा के कहीं रख सकते हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनटिल अनलेस उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में आप कोई चेंज नहीं लेके आ रहे. एनीवे, कमिंग है नेगेटिव चार्ज के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल be in, if we talk about like नेगेटिव चार्ज के इस तरफ तो डायरेक्शन इधर होगी, जिसको मैंने पॉजिटिव माना था, और अगर चार्ज के यहाँ मानूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी जिसको मैंने नेगेटिव अज्यूम किया था. तो दैट इज वाई पॉजिटिव एक्स की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और नेगेटिव एक्स की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है. आई हैव अज्यूम्ड कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन है, दैट इज कम्प्लीटली अप टू मी, मैं कोई भी डायरेक्शन कैसे भी अज्यूम कर सकता हूँ. तो दिस इज गोइंग टू बी द कर्व when we talk about एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या सिस्टम होगा. और यहाँ जो e लेस देन 0 और e ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, इसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि e वेक्टर नेगेटिव है और e वेक्टर पॉजिटिव है. यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना. दिस इज 1/r square proportionality. Yeah, this is a very nice question. It has come in IIT once. मैं यहाँ पे एक पार्ट सॉल्व करूँगा, लाइक एक पार्ट इन द सेंस आई विल बी टेकिंग द केस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्लस क्यू माइनस क्यू. ये क्वेश्चन प्लस प्लस से भी बन सकता है, ये क्वेश्चन प्लस क्यू प्लस 4q से भी बन सकता है, प्लस क्यू माइनस 4q से भी बन सकता है, प्लस क्यू से भी बन सकता है. तो ये सारे वेरिएशंस हैं, हम एक डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप बाकी ट्राई कर सकते हो. इफ़ यू डोंट गेट इट यू कैन पोस्ट अ कमेंट बिलो, आई विल सॉल्व दैट फॉर यू. एनीवे,
Two point charges each having a charge q are placed on the x-axis at x equal to minus a and x equal to plus a. These are the two locations which are given to you, x equal to minus a and x equal to plus a. Plot the variation of electric field vector on the x-axis. मुझे x एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को प्लॉट करना है, मतलब मुझे अलग अलग जगह पे मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे और वो अलग अलग जगह के मैग्नीट्यूड्स को मुझे फर्दर उसके पास प्लॉट करना पड़ेगा। और चूंकि वेक्टर है तो मुझे डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो पिछला केस था इसके अंदर अगर सिर्फ ई मैग्नीट्यूड कहा जाता तो ये भी ऊपर आ जाता और ये भी ऊपर आ जाता, क्योंकि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ होता है, लेंथ नेगेटिव थोड़ी होती है। मतलब आप -2 किलोमीटर का डिस्टेंस थोड़ी ट्रैवल करते हो अपनी गाड़ी में। Anyway, plot the variation of electric field E on the x-axis. इसको समझने की कोशिश करते हैं। Let's say यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है। Let's try to plot a curve first, then we'll try to understand. इस पे बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो I'll show you the image also after that. Okay, this is a प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज़ अ माइनस क्यू चार्ज। और फिर मुझे फील्ड का वेरिएशन बताना है। ये ओरिजिन वगैरह दिया हुआ है आपको, और फिर ये मैं एक्स डिस्टेंस मान लेता हूँ, एक्स एक्सिस है ये पूरा। तो ये ओरिजिन अगर है तो इफेक्टिवली ये पॉजिटिव हो गया। इधर की डायरेक्शन को भी हम पॉजिटिव मान लेते हैं और इधर की डायरेक्शन को हम नेगेटिव मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शंस को हमने राइट साइड को पॉजिटिव मान लिया, लेफ्ट साइड को नेगेटिव मान लिया। ये डायरेक्शंस अज्यूम किया हमने, और फिर ये मेरे पास एक्सिस हो गया, जो भी है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बारे में बात हो रही है। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब मैं इस पॉजिटिव क्यू के बारे में बात कर रहा हूँ और मैं किसी भी चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव क्यू नेगेटिव क्यू छोड़ दो, पॉजिटिव क्यू के बारे में बात कर रहा हूँ या नेगेटिव क्यू के बारे में बात कर रहा हूँ, जब मैं पॉइंट चार्ज के बहुत क्लोज हूँ, यानी कि जब मैं r टेंडिंग टू 0 की सिचुएशन में हूँ, तो इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू इन्फिनिटी ही होगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज। मतलब आप चार्ज के ऊपर बैठे हो, जब चार्ज के ऊपर बैठे हो तो वहाँ तो उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम है ना, क्योंकि r खुद ही टेंडिंग टू 0 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4π0 व्हेन r इज टेंडिंग टू 0 इज टेंडिंग, E will be tending to infinity. So the situation is कि चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बिल्कुल पास में तो इन्फिनिटी ही होगा, चाहे कोई भी सिस्टम हो, चाहे 2 चार्ज का सिस्टम हो, चाहे 4 का सिस्टम हो, चाहे 10 का सिस्टम हो, चार्ज के पास इन्फिनिटी। डायरेक्शंस पे फर्क पड़ेगा। जब मैं इस पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ तो पॉजिटिव से फील्ड अवे जाती है, क्योंकि आप कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो उसको पुश करेगा। लेकिन नेगेटिव पे अगर मैं एक पर्टिकुलर चार्ज रखता हूँ तो उसको अट्रैक्ट करता है, तो फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो नेगेटिव के लिए फील्ड जो होती है वो इनवर्ड होती है, और जो पॉजिटिव होती है उसके लिए जो फील्ड होती है वो आउटवर्ड होती है। इसीलिए जो हम डायरेक्शंस रिप्रेजेंट करते हैं, तो नेगेटिव के लिए हम नॉर्मली माइनस आर कैप कहते हैं और पॉजिटिव के लिए प्लस आर कैप कहते हैं, रेडियली आउटवर्ड एंड रेडियली इनवर्ड। वी विल टॉक अबाउट ऑल्सो दिस। दीज आर कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट एक्सेस, जैसे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सेस होता है। सो एनीवे, जब मैं प्लस क्यू के बारे में बात कर रहा हूँ तो प्लस क्यू के बहुत पास यहाँ पे फील्ड इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी, सो समवेयर है। बिकॉज ये पॉजिटिव की साइड क्यों, नीचे की तरफ क्यों नहीं? रीजन बीइंग क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से अवे जाता है, और जब मैं इस एक्सिस पे बात कर रहा हूँ तो मैंने राइट साइड को पॉजिटिव लिया। आप नेगेटिव भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इस तरफ होगा, क्यू के इस तरफ भी इधर ही होगा। ओके, या सॉरी माय मिस्टेक। क्यू के इस तरफ अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखता हूँ तो उसको इधर पुश करेगा, बट जब मैं यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखता हूँ तो उसको इधर पुश करेगा। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन नेगेटिव है, इस तरफ है, तो इट इज गोइंग टू बी समवेयर हेयर। मतलब वो नीचे की तरफ है, उस पॉइंट को मैं जस्ट इन्फिनिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं नेगेटिव क्यू के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ। अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज रखता हूँ तो वो अट्रैक्ट करेगा, तो इट इज गोइंग टू बी दिस पॉइंट समवेयर हेयर। राइट डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो व्हेन राइट डायरेक्शन इज पॉजिटिव तो इसके इस तरफ के बारे में बात हो रही है, तो इट इज गोइंग टू बी, वन सेकेंड, राइट डायरेक्शन इज पॉजिटिव, सो दिस पॉइंट इज टूवर्ड्स। अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, या सो इट शुड बी लाइक दिस।
लेकिन इस तरफ की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी पॉइंट चार्ज रखता हूँ तो वो इस तरफ अट्रैक्ट होगा जो कि डायरेक्शन नेगेटिव है, तो इट इज़ गोइंग टू बी समवेयर हियर। ओके, पूरा प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, सेंटर में फील्ड निकालते हैं कितना होगा। तो अगर मान लो मैं सेंटर में एक चार्ज रखता हूँ तो इसकी वजह से आएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। अज्यूम कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है उन्होंने, वैसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला डिस्टेंस कुछ ए है, तो ये हो जाएगा माइनस ए और ये हो जाएगा प्लस ए। डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, तो टोटल डिस्टेंस 2a हो गया, तो ये a हो जाएगा। के क्यू बाई ए स्क्वायर इसकी वजह से इस तरफ, और माइनस के क्यू बाई ए स्क्वायर मतलब इसकी वजह से डायरेक्शन तो इधर ही आएगी, तो इफेक्टिवली ये भी हो जाएगा प्लस के क्यू बाई ए स्क्वायर। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इफेक्टिव रिजल्ट बनेगा 2kq बाई ए स्क्वायर। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, पॉजिटिव, नेगेटिव, यहाँ पे इसकी वजह से फील्ड अवे पॉजिटिव की वजह से, और इस नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे के क्यू बाई स्क्वायर प्लस के क्यू बाई स्क्वायर, 2kq बाई स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, इधर इस पॉइंट पे ये चार्ज को इधर पुश कर रहा होगा, इस पॉइंट पे चार्ज को इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज प्लेस कर रहा हूँ तो चार्ज बेसिकली यहाँ से यहाँ ट्रैवल करके जाएगा। यहाँ पे अगर मैं एक चार्ज प्लेस करता हूँ तो चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रैवल करके चला जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, या मतलब फील्ड होगा क्या, तो इस पूरे जोन में फील्ड पॉजिटिव होगा और जीरो कहीं पे नहीं है। तो दिस कर्व इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। दिस पॉइंट विल बी अ मिनिमा, बिकॉज इन्फिनिटी से कम होता चला जाएगा, एक मिनिमम पे आएगा और फिर उसके बाद इस तरफ मूव कर जाएगा। अब मैं अगर पॉजिटिव साइड वाले की बात करूँ, तो ये वाला रीजन हो गया, इस रीजन की बात करूँ पॉजिटिव में, तो इस तरफ की तरफ फील्ड है, दैट इज नेगेटिव फील्ड। यहाँ पे तो इन्फिनिटी होगा, लेकिन जैसे जैसे वो इससे दूर जाता जाएगा सिस्टम से, इट इज गोइंग टू गो लाइक दिस, द स्ट्रक्चर विल बी समवॉट इन दिस मैनर। और सेम वे अगर नेगेटिव से इस तरफ की जा रही है, नेगेटिव से इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे जो फील्ड है वो इस साइड में है, विच इज ऑल्सो नेगेटिव। तो इस तरफ जो कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ओके, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हो क्या रहा है। प्लस क्यू माइनस क्यू दो चार्जेस हैं, मुझे इसका फील्ड वेरिएशन बनाना है पूरे रीजन के अंदर। तो मैंने इनको 3 रीजन्स में बांट दिया, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। आप एक चार्ज को प्लेस कर रहे हो, इमेजिन करो कि यू आर प्लेसिंग अ पर्टिकुलर स्मॉल चार्ज एट एनी रीजन ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन एट एनीवेयर इन रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। इफ वी टॉक अबाउट like point 1, let's say I am placing a charge at point 1. So when I'm placing a charge at point 1, by charge I mean positive charge. So when I'm placing a charge point charge here at this point in region 1, ये प्लस क्यू वाला उसको पुश करेगा, माइनस क्यू वाला अट्रैक्ट करेगा। बट डोंट यू थिंक प्लस क्यू पास है, माइनस क्यू दूर है, तो वो इस तरफ जाएगा, मतलब प्लस क्यू का पुश ज़्यादा होगा, माइनस क्यू का पुश कम होगा, पुल कम होगा, तो इफेक्टिवली प्लस क्यू की वजह से वो इस तरफ मूव करेगा। जब वो इस तरफ मूव करेगा तो कहने का मतलब ये है कि वो प्लस क्यू की वजह से इस साइड जाएगा, और ये डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन। बट जितना दूर होता चला जाएगा उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी, तो इफेक्टिवली इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, यहाँ सबसे ज़्यादा, फिर कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, इट्स लाइक दैट। अगर मैं इस रीजन में रखता हूँ, तो इस रीजन में मैं कहीं पे भी रखूँ, नेगेटिव क्यू से अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव क्यू से पुश करेगा ज़रूर, बट नेगेटिव क्यू का डोमिनेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जब मैं इसे प्लेस करूँगा तो नेगेटिव क्यू की तरफ खींचेगा, मतलब इस तरफ आ रहा है, और ये वाली जो डायरेक्शन है इसको मैंने नेगेटिव ऑलरेडी एज्यूम किया हुआ है, तो इफेक्टिवली फील्ड इज गोइंग टू बी नेगेटिव। बट वो जितना दूर है उसके पुल करने की स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होगा। इस रीजन की बात करते हैं तो चार्ज के बिल्कुल क्लोज, फील्ड इन्फिनिटी। बट जैसे जैसे वो इससे दूर होता चला जाएगा फील्ड कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, एक सर्टेन पॉइंट आएगा जहाँ एक मिनिमा ऑब्टेन होगा, और फिर ये मिनिमा फिर उसके बाद वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा और वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। आप चाहो तो कैलकुलस का यूज़ करके ये मिनिमा कैलकुलेट भी कर सकते हो इसकी लोकेशन, बट यहाँ चूंकि सिमेट्रिकल सिस्टम है तो द सेंटर इज गोइंग टू बी लाइक इन at a/2, minima is going to be at not a/2, at a means at the origin, minima यहाँ आएगा। बट अगर यही चार्ज प्लस क्यू प्लस 4q माइनस 4q होता तो सिचुएशन अलग होती, क्योंकि फिर दोनों का इफेक्ट बराबर नहीं है, शायद यहाँ पे भी ज़ीरो हो जाता है या यहाँ पे भी ज़ीरो हो जाता, पता नहीं है, मतलब कोई एक सिचुएशन हो सकती है, वी डोंट नो। मिनिमा किसी और पॉइंट पे आता, मुझे नहीं पता कहाँ आएगा, वी विल हैव टू कैलकुलेट इट। एनीवे, सो दिस इज द सिचुएशन, this should be the graph normally. I think it should be the case, let's see. Okay, here we have this as what exactly they have plotted.
E net plus Q. One second. The question is plus Q. 2-point charges each having a charge Q are placed. Okay. I'm so sorry. Here they have mentioned having charge Q are placed on the x-axis at x equal to minus a and x equal to plus a, and in the diagram it is plus Q and minus Q. So मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो पूरा का पूरा प्लस क्यू और माइनस क्यू के बेसिस पे था एंड द ग्राफ विल बी लाइक दिस. बट इन्होंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है इन द केस हेयर वो इन्होंने प्लस क्यू से सॉल्व किया है. इसको भी आप समझ सकते हो. अगेन दैट इज द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन. फिर से वही वाला कर्व लेते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, सॉरी प्लस क्यू. अब यहाँ पे अगर मैं फील्ड की बात करूँगा तो ये प्लस क्यू पुश करेगा, ये प्लस क्यू इधर की तरफ पुश करेगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जीरो आएगा. तो रिजल्ट विल बी लाइक दिस. यहाँ इस तरफ इस प्लस क्यू का डोमिनेंस होगा जो कि इस तरफ जाएगा फील्ड, इधर इस तरफ प्लस क्यू का डोमिनेंस होगा जो कि इस तरफ जाएगा. तो एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, कर्व विल गो लाइक दिस. इस प्लस क्यू की वजह से डोमिनेंस इधर आएगा तो ये नेगेटिव साइड है, तो द कर्व विल गो लाइक दिस. और इस प्लस क्यू की वजह से इस तरफ आएगा, डोमिनेंस राइट साइड में है यानी कि पॉजिटिव, तो द ग्राफ विल कम आउट लाइक दिस. अगर यहीं ये मैग्नीट्यूड का हो जाता तो ये पूरा पलट के सब कुछ पॉजिटिव में आ जाएगा. एनीवे, सो थैंकफुली यू गॉट टू नो अबाउट लाइक 2 क्वेश्चंस. आई वाज थिंकिंग you came to know about plus q minus q which I discussed, plus q which has been discussed here in this particular problem. The curve are made. I took the problem's solution here, means the graph basically, because I thought कि इस पे बनाना थोड़ा मुश्किल होगा. And plus q plus 4q you can try, you should try actually, plus q plus 4q and plus q minus 4q also. These two are very important curves for IIT point of view. और फिर ये नॉर्मली एग्जाम में आते हैं. मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ कि ये इतना आसान नहीं होगा. यहाँ पे मैक्सिमाज और मिनिमाज चेंज होंगे. मतलब यहाँ पे जीरो एक पॉइंट पे अगर प्लस क्यू प्लस 4q बनाओगे तो जीरो, अगर ये प्लस क्यू है ये प्लस 4q है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा है, इसका इफेक्ट कम है. जीरो प्लस क्यू के करीब आएगा कहीं, मतलब वो यहाँ पे कहीं पे आसपास आएगा, वो मिड पे नहीं आएगा. और सेम वे प्लस क्यू प्लस 4q की वजह से चीज़ें चेंज होंगी. प्लस क्यू माइनस 4q की वजह से तो और भी चेंज होंगी. सेंटर में कहीं जीरो नहीं आएगा, एक मिनिमा बनेगा जो ये वाला केस था, लेकिन मिनिमा प्लस क्यू के पास बनेगा, माइनस 4q से दूर बनेगा. लेकिन एक पॉइंट इधर कहीं आएगा प्लस क्यू की साइड में जहाँ जीरो होगा रिजल्ट, और वहाँ पे फील्ड जीरो आएगी, तो ग्राफ कुछ चेंज होगा. यू नीड टू फाइंड आउट, मतलब कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा. एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कुछ इस तरह का पैटर्न फॉर्म होगा. आप ये भी निकाल सकते हो कि मैक्सिमा किस लोकेशन पे आ रहा है, किस पॉइंट पे आ रहा है, यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड कैलकुलस. इफ यू डोंट गेट इट जस्ट ड्रॉप अ कमेंट बिलो. एनीवे, मूविंग टू द नेक्स्ट सिचुएशन. इसी सिस्टम की वजह से अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ढंग से. प्लॉट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्स एक्सिस, वी डिड दैट. प्लॉट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन ऑन द वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस पे भी तो कुछ हो गई. प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू, सॉरी क्वेश्चन ये है. माइनस क्यू वाला भी कर सकते हो, आसान है, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं. प्लस क्यू, तो अगर मान लो कि यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है, और फिर मुझे इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड निकालनी है. तो जब मैं यहाँ पे फील्ड निकालूंगा तो इस प्लस क्यू की वजह से फील्ड इधर आएगी, इस डायरेक्शन में. इस प्लस क्यू की वजह से फील्ड इधर आएगी. अब दो वेक्टर्स हैं E1 E2, होगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सेंटर में से जा रहे हैं. तो अगर ये एंगल थीटा ज्यूम करें तो एक बनेगा E cos थीटा और इधर आएगा E sin थीटा. E sin थीटा दोनों के कैंसिल हो जाएंगे कॉम्पोनेंट होके, 2E cos थीटा बचेगा. 2E cos थीटा आप निकाल सकते हो. अगर ये थीटा है तो कोरस्पॉन्डिंगली ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा, और उसके हिसाब से आप एंगल कैलकुलेट करो और फिर उसके बाद सॉल्व करो. तो दे हैव अज्यूम्ड दिस एज थीटा हेयर, तो ये बनेगा E cos थीटा और ये बनेगा E sin थीटा. E cos थीटा दोनों साइड्स के कैंसिल हो जाएंगे, 2E sin थीटा बचेगा. 2E sin थीटा इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो 2E की वैल्यू कितनी है, तो K which is 1/4 pi epsilon naught, which I don't prefer to write that way, Q divided by distance का square. So this is y, they have assumed this is a, so this is going to be y square plus a square. Root over y square plus a square होगा, but वो square हो जाएगा तो effectively वो cancel. Sin theta, if you take sin theta from here, that is perpendicular, that is y upon hypotenuse, so therefore y over root over y square plus a square, or I can say that raised to the power 3/2. This is going to be the electric field at any point. At this particular point, this will be the electric field. Now if we
write down the electric field, it is going to be 2kqy over y square plus a square to the power 3/2. now हमसे कहा गया कि y axis पे भी plot करो, तो if we plot it along y axis also, let's say this is electric field vector again, and this is the charges plus q, and this is y axis this time, this is not x axis. again ध्यान रखना, don't get confused कि line है तो ये x axis ही होगी, y axis है यहाँ पे, और इसकी वजह से मुझे यहाँ पे प्लॉटिंग करनी है. ओके जब y 0 होगा, that means at this point when y will be 0, तो this term will vanish, this term will vanish, and effectively जब y 0 होगा तो will come at this point. यहाँ पे फील्ड 0 हो जाएगी क्योंकि ये वाला पॉजिटिव इसे इधर पुश करेगा, ये वाला पॉजिटिव इसे इधर पुश करेगा, और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा. तो जब y 0 है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इस पॉइंट को हम 0 मान रहे हैं. y 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब y की वैल्यू जब मैं बिल्कुल मतलब प्लस q के करीब, या मतलब कुछ इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, इसको ऐसे प्लॉट नहीं करना चाहिए, एक सेकेंड, क्योंकि ये डिस्टेंस x पे है और फिर हम यहाँ पे y के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये x एक्सिस है और फिर ये y एक्सिस है, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं जो जिस भी डायरेक्शन में. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ y ओनली एक्चुअली, y upward and y minus. Anyway, let's come over here. ये जब y की वैल्यू 0 है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. जब y की वैल्यू कुछ होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ होगी, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स फाइनाइट थिंग. बट जब ये y टेंड करता 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 इन्फिनिटी चला जाएगा, तो नीचे यू कैन सी दैट कि अगर y टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया तो a तो बहुत छोटा हो जाएगा उसके कंपैरिजन में, तो ये खत्म हो जाएगा. y क्यूब, एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा इफ y टेंड्स टू इन्फिनिटी. तो इन दैट सेंस y क्यूब बन जाएगा, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा y स्क्वायर, और उसका क्यूब हो जाएगा तो ये बनेगा y क्यूब, और फिर y क्यूब से y कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा y स्क्वायर, तो e की वैल्यू भी 0 टेंड कर जाएगी अगर y टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो. तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब y की वैल्यू बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जा रहा है, y की वैल्यू 0 है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. मतलब मेरे पास एक पर्टिकुलर सिचुएशन होगी जहाँ पे y मिनिमम होगा और उसके बाद रिजल्ट आएगा. नाउ दिस इज दे हैव प्लॉटेड EY, सॉरी मैक्सिमम होगा, और फिर उसके बाद हम y के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यू कैन थिंक ऑफ दिस इज EY एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू y. दिस इज व्हाट वी वर सेइंग. माय मिस्टेक वाज देयर कि वो जो चार्जेस प्लॉट किए दो, ये नहीं करने चाहिए थे, इट शुड बी लाइक दैट ओनली, E and y. नाउ इफ वी आर कंसिडरिंग दिस सिचुएशन, देन यहाँ पे जब y 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन जब y की वैल्यू बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, और जब y की वैल्यू नेगेटिव है, नीचे की तरफ है, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो द सिचुएशन गोज एज, और जब y इन्फिनिटी हो जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से 0 हो जा रहा है. मतलब कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वो मैक्सिमम प्लॉट करेगा, यानी मैक्सिमम की लोकेशन बनाएगा जहाँ पे y मैक्सिमम होगा. हम वो लोकेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हमें वो लोकेशन कैलकुलेट करनी है, जैसे इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है ऑलरेडी, y इक्वल टू प्लस a बाई रूट 2, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट, फाइंड दिस लोकेशन. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे पास एक्सप्रेशन बन के आया था, वो एक्सप्रेशन आया था 2kqy over y square plus a square to the power 3/2. So let's do it. 2kqy over y square plus a square raised to the power 3/2. अगर मुझे किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम निकालना होता है तो वी डिफरेंशिएट दैट विद रिस्पेक्ट टू हम किसके वेरिएशन के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे de by dy. एक्चुअल में क्यों करते हैं हम ऐसा, दोज हु आर न्यू इनफ और लाइक 11th में अगर आपको नहीं पढ़ाया गया है, तो dy by dx मुझे किसी भी फंक्शन का स्लोप देता है, yx फंक्शन का, और अगर ये स्लोप किसी पॉइंट पे 0 हो जाएगा तो इसका मतलब वो पैरेलल है, और पैरेलल वो तभी होगा जब या तो ये केस हो या ये केस हो. मतलब या तो फंक्शन अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है या फंक्शन अपने मिनिमम पॉइंट पे, इसे क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है. तो हम हमेशा जिस भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालने की कोशिश करते हैं उसका डी मतलब उस फंक्शन को
जिसके रिस्पेक्ट में हम निकालना चाहते हैं यानी चेंज निकालना चाहते हैं उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं. So let's differentiate it. If we differentiate this situation, we are going to get 2kq is constant. So let's be like 2kq constant. और मेरे पास बचा d over dy of y over y square plus a square to the power 3 by 2. Okay, let's apply quotient rule. Constant and quotient rule is first का derivative यानी कि 1, second as it is y square plus a square to the power 3 by 2 minus second का derivative यानी कि इसका derivative that is 3 by 2 y square plus a square to the power 3 by 2 minus 1 यानी कि half into अब इसका फिर से differentiation that is chain rule so effectively into 2y because a constant है वो vanish हो जाएगा into second as it is so y का y as it is divided by denominator का whole square यानी y square plus a square to the power 3 by 2 का whole square यानी कि q equal to 0. तो ये टर्म तो खत्म ही हो गई. अब मेरे पास बचा y square plus a square to the power 3 by 2 minus 3 by 2 ये equal to 0 हो रहा है तो ये equal to में चला जाएगा 3 by 2 into 2y square plus a square to the power half. 2 से 2 कैंसिल यहाँ पे ये पूरी टर्म कैंसिल यहाँ बचा सिर्फ y स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्योंकि ये 3 by 2 है ये अब ये है y स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3y स्क्वायर 2y स्क्वायर comes out to be equal to a square so y comes out to be plus minus a over root 2. That means at a location y is equals to plus minus a by root 2 plus q minus q the field is going to be maximum. यहाँ 0 फिर उस प्लस क्यू यहाँ 0 फिर उसके बाद बढ़ेगी एक मैक्सिमम पे पहुंचेगी फिर उसके बाद कम होना शुरू हो जाएगी और फाइनली जब वो इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो इट विल वैनिश आउट टू 0. दिस शुड बी द केस. y is equals to minus a by root 2 and y is equals to plus a by root 2. ये हमने प्लॉट किया है E वर्सेस y इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन y वर्सेस y कि y के साथ कैसे वैरी कर रहा है वो. Anyway, this was the few these were few cases of like plus charge and a pair of charges basically and a single point charge उसकी वजह से हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं. ग्राफिकल क्वेश्चंस एंट्रेंसेस में बहुत पूछे जाते हैं. सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं आएगा कभी बट मतलब न्यूमेरिकल आ गया बट कभी भी ग्राफिकल पॉइंट मतलब बहुत रेयर पूछा जाता है. बट एनीवे नाउ सीबीएसई इज इवॉल्विंग सो मे बी they can ask you to analyze the curve but they would never ask you to plot the curve. वो थोड़ा लेवल से ऊपर चला जाता है. So the thing is that कि graphical analysis से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंसेस में so it's important. So I would like seriously recommend you to try the curves for plus q same situations plus q minus q plus 4q अपने आप मतलब जो आप पेयर्स बना सकते हो plus 4q plus 9q ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है. ये तो पक्का करना plus q minus 4q this is the most important pair जो आप प्लॉट करके समझ सकते हो कि कहाँ पे फील्ड की वेरिएशंस कैसे होगी और मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलेट करो. If you like this video, please share it so that it can reach to more people. And if they find it, it means it can be useful for others. Thanks for watching. Have a good day. Bye bye.